देखिए हमने आपको डीएनए आरएनए के 3 रासायनिक पदार्थ बताए, 3 रासायनिक पदार्थ बताए। पहला पेंटोस शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक और तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल। तो नाइट्रोजनी क्षारक में ये देखेंगे कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इसमें डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ। ये थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। कितने हाइड्रोजन बंध, 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। आरएनए में देखेंगे तो एडेनिन थाइमिन के साथ ना जुड़ करके यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। किसके साथ, यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध 2 ही बनाएगा, लेकिन आपस में कुंडलित होकर ही बना लेगा। ठीक है, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। किसके साथ, साइटोसिन के साथ। हाइड्रोजन बंध 3 ही बनाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उतार लो इसको फटाफट, जल्दी से उतार लीजिए। नाना मेरे पास बेटा ऊपर ही देगी वहाँ। ऊपर देख वो कहाँ है, सबसे ज्यादा होने वाली चीज है। हाँ तो बेटा आप इसको लिखिए फटाफट, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लिख लो, जो भी इसमें है ये सब लिख लीजिए। तो बेटा नाइट्रोजन क्षारक ये मैंने बताया। अब हम बात करेंगे, देखो इनकी डिटेल स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में इनकी जरूरत नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर नहीं आएंगी। बायोलॉजी में इनकी डिटेल स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। एडेनिन की क्या संरचना है, ग्वानिन की क्या है, साइटोसिन की क्या है, थाइमिन की क्या है, यूरेसिल की क्या है, सबकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। पर आप ये ध्यान रखना कि डीएनए में जो थाइमिन क्षारक पाया जाता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में थाइमिन क्षारक के स्थान पर कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि आरएनए में पाए जाने वाला कौन सा क्षारक है जो डीएनए के थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है, तो वो यूरेसिल है। कौन सा, यूरेसिल। डीएनए में जो थाइमिन पाया जाता है उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जो मैंने इस तरह से बताया। एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा, ओके, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन तो जुड़ता ही है दोनों में, वो तो दोनों में ही कॉमन है, ओके। डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम फॉस्फोरिक अम्ल की बात करते हैं फटाफट, और फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे जल्दी से। हाँ जी, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र सबको मालूम है। तीसरा घटक है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल इसका सूत्र है H3PO4। संरचना आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से संरचना है, OH OH और OH। ठीक है, ऑक्सीजन से ये इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो आप देख रहे हैं फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है P डबल बॉन्ड O, और तीनों तरफ OH OH जुड़े हुए हैं। हाँ, तीनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, OH OH जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा सबसे पहले घटक, ये संरचना सबने बना ली। फास्फोरस से डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है राइट साइड में, OH ऊपर, लेफ्ट साइड में OH और नीचे OH। ठीक है, डायरेक्ट नहीं सकते, अब बात करते हैं कि हमने डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के तीनों रासायनिक पदार्थ क्यों पढ़े।
इनका हमें ज्ञान होगा तभी न्यूक्लियोसाइड समझ में आएंगे, और तभी न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही कहते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ेंगे। किससे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सारी चीज तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड, तो हेडिंग डाला है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड यह पेंटोज शर्करा, यह पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल का मतलब H3PO4 से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। बेटा यह पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल से निर्मित होते हैं। चलो हम एक पेंटोज शर्करा में राइबोज की शर्करा बना लेते हैं, जो कि राइबोज की हावत संरचना सूत्र इस प्रकार से बेटा मैंने बताया था। पहले कार्बन पर OH है, वो ऊपर था, H नीचे था। दूसरे कार्बन पर H इस टाइप से था। इनके क्रमांकन कर लेते हैं ऐसे। दूसरे कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे। तीसरे कार्बन पर H ऊपर, OH नीचे। चौथे कार्बन पर H नीचे, ऊपर CH2OH। ये राइबोज पेंटोज शर्करा हो गई। मैं आरएनए की बता रहा हूं पहले। और इससे नाइट्रोजन क्षारक यहाँ अभिक्रिया करेगा। तो बेटा यहाँ से OH मैंने हटाया और इस जगह नाइट्रोजन क्षारक जोड़ देंगे। तो बेटा केमिस्ट्री में इसको इसी तरह से सरल तरीके से बताया है कि नाइट्रोजन क्षारक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। पहली स्थिति पेंटोज शर्करा की पहली स्थिति से हमेशा नाइट्रोजन क्षारक जुड़ता है। अब नाइट्रोजन क्षारक की कौन सी स्थिति हो सकती है? हो सकता है वो 9वीं स्थिति हो सकती है नाइट्रोजन क्षारक की खुद की। इतनी डिटेल जानकारी आपकी केमिस्ट्री में नहीं है, बायोलॉजी में है, ठीक है। कोई दूसरी भी स्थिति हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड की संरचना बन गई। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? अगर ये बात करें कि ये न्यूक्लियोसाइड किसका बना हुआ है, तो ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है। क्यों? ये दूसरे कार्बन पर OH है। अगर हमें डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो बेटा कैसे बनाओगे? दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा दोगे, डेफिशिएंसी कर दोगे, तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ओके, समझ में आया? अगर मैं ऐसे बात करूं न्यूक्लियोसाइड में कि एक न्यूक्लिक अम्ल हो गया, एक हो गया नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, और एक पेंटोज शर्करा हो गई। तो एडेनिन और पेंटोज शर्करा दोनों से एडेनोसिन बनेगा। क्या बनेगा? उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? एडेनोसिन। आपने ATP का पूरा नाम सुना होगा, ADP का नाम सुना होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडेनोसिन क्या है? एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड कैसे बना? एडेनिन, नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा दोनों से बना है बस एडेनोसिन। आई बात समझ में? डाइफॉस्फेट जुड़ेंगे, 2 फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाएंगे। अब वो डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फोरिक अम्ल कहाँ से जुड़ेंगे? तीसरे और 5वें से जुड़ जाएंगे फॉस्फोरिक अम्ल, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अगर 3 जुड़ जाए तो दूसरे, तीसरे और 5वें से जुड़ जाए फॉस्फोरिक अम्ल, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। आया समझ में कुछ? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ADP और ATP का सबने नाम पूरा सुना होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन आना चाहिए सबसे पहले। एडेनोसिन एक क्या है? एडेनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड which prepare by reaction of adenine and pentose sugar. Adenine nitrogen base and pentose sugar ribose sugar is a pentose sugar, तो उससे बना होगा। तो न्यूक्लियोसाइड में एडेनोसिन, एडेनिन और पेंटोज शर्करा दोनों से बना। ऐसे ग्वाइनिन और पेंटोज शर्करा से बनेगा ग्वाइनोसिन, ग्वाइनोसिन, ठीक है। ऐसे थायमिन से बनेगा थायमिडीन, यूरेसिल से भी बन जाएगा और ग्वाइनिन से भी बन जाएगा, सबसे बन जाते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड आपको मैंने बताया। अब बात करता हूं मैं
कि न्यूक्लियोसाइड तो बना नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा से, इतना ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड हेडिंग डालो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भाई जो न्यूक्लियोसाइड जो बना था उस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ना है, तो फॉस्फोरिक अम्ल 5 में कार्बन से जोड़ दो। लिखो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 की अभिक्रिया से निर्मित इकाई, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? इन दोनों से निर्मित इकाई क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। आया समझ में न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। अभी जो हमने बनाया था ना, ये बनाया था न्यूक्लियोसाइड, ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाया था बेटा, ध्यान दो। मैं दोबारा इसको बना रहा हूं। पहले कार्बन पर ये नाइट्रोजनी क्षारक था और यहाँ H था, HOH, HOH, H और ऊपर CH2OH। मैं CH2OH को इस तरह से लिख लेता हूँ, OH, O और H। ध्यान से समझना बेटा ये कैसे बनता है। फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ना है इसमें, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ठीक है। देखो कैसे रिएक्शन करेगा। ऊपर वाला अम्ल है, ये फॉस्फोरिक अम्ल है ऊपर वाला, और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड बन गया। ऊपर से बताओ फॉस्फोरिक अम्ल क्या देगा? H, क्या OH देगा? H देगा, क्योंकि अम्ल है तो प्रोटॉन त्यागेगा, और नीचे से OH चला जाएगा। क्या बाहर हो गया बेटा? जल का निष्कासन हो गया। न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई तो उसमें जल का निष्कासन हो गया, और उससे जल के निष्कासन से जो बृहद इकाई बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो आप बनाइए, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। कोई बात नहीं, आप पहली स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली ऐसे ही बनाओगे। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो इस तरह से, हाँ बहुत अच्छे आपने बता दिया वीडियो को। देखिए इस तरह से ये रिएक्शन होगी। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये कैसे रिएक्शन हुई। देखिए यहाँ ये तो है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एक एक स्टेप से आप बना लो, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और OH, P डबल बॉन्ड O, और ये OH और ये OH, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो ऊपर का क्या हो गया बेटा? ऊपर का हो गया फॉस्फोरिक अम्ल। क्या हो गया? फॉस्फोरिक अम्ल। इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो किस तरह से ये देखो बनेगा? ऐसे ऐसे बना लो इसको। यहाँ ये पहले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजनी क्षारक, और नीचे ये H, यहाँ H और ये OH, H OH, ये H, ऊपर ये CH2OH है ना, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH, क्योंकि फॉस्फोरिक अम्ल है तो प्रोटॉन देगा, और नीचे से क्या जाएगा? OH, तो जल बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन आ जाएगा इसके बीच में, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो पेंटोज शर्करा की स्थिति है, ध्यान रखना, 1'
2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश मानते हैं। ऐसा क्यों? सुनो, नाइट्रोजनी क्षारक की जो पोजीशन है उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मानते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में सबसे पहले हम क्रमांकन करते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें नाइट्रोजनी क्षारक पढ़ना चाहिए, उसके बाद पेंटोस शर्करा, उसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल। कोई बात नहीं, हमने पेंटोस शर्करा पहले पढ़ लिया, लेकिन नाइट्रोजनी क्षारक पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें क्रमांकन सबसे पहले करते हैं 1 से 9 तक। फिर पेंटोस शर्करा में करेंगे तो अब आपको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से ध्यान रखना। पहली वाले उसमें मैंने आपको 1 2 से 5 तक बता दिया हो, वो सिंगल में बताया था मैंने। लेकिन जब नाइट्रोजन क्षारक के साथ पेंटोस शर्करा आएगी तो ध्यान रखना, पेंटोस शर्करा में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश स्थिति ही आएगी। ओके, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने सुना होगा कि डीएनए की एक श्रृंखला है 3 डैश, दूसरी 5 डैश, अभी बताएंगे। तो फिलहाल न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना लो बेटा। अब बनाएंगे हम न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो बना लिया आपने सबने संरचना, बना लो इसको। नया टॉपिक लिखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसकी बात करेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात, बस 5 मिनट रुक जाओ सर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? अनेक न्यूक्लियोटाइड लिखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में लिखो बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हेडिंग डालेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही बेटा क्या कहेंगे? इसी को न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये न्यूक्लिक अम्ल तब बन पाया, ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का हो सकता है या आरएनए का। लिखिए डैश करके, अनेक न्यूक्लियोटाइड परस्पर, अनेक न्यूक्लियोटाइड परस्पर, अनेक न्यूक्लियोटाइड परस्पर अवक्रिया करके, परस्पर अवक्रिया करके फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बेटा ये लिंकेज होता है। फॉस्फोडाइएस्टर का सूत्र ये होता है, ध्यान दो। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, लिंकेज पहले लिखना है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़कर, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जिन्हें, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में ब्रैकेट में लिख लो डीएनए ऑब्लिक आरएनए कहते हैं, डीएनए ऑब्लिक आरएनए कहते हैं। तो बेटा आपको समझ में आया कि इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है। देखिए थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी डिटेल आपको ऐसे पढ़नी है। एक फॉस्फोरिक अम्ल तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पेंटोस जो शुगर है ये हो गया। यहाँ इस पर नाइट्रोजन क्षारक जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? नाइट्रोजन क्षारक। यहाँ HOH, HOH, यहाँ H और ये CH2OH। मैं इसको डायरेक्टली बना रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी फिलहाल ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक अम्ल से अवक्रिया करेगा तो यहाँ से H, यहाँ से OH, जल बाहर निकल जाएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ये इससे जुड़ जाएगा
ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। 5 डैश से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा, नाइट्रोजन क्षारक पेंटो शर्करा न्यूक्लियोसाइड बनाया, उससे फॉस्फोरिक अम्ल बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों से न्यूक्लियोटाइड जो बना है, एक न्यूक्लियोटाइड नीचे भी बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे। और नीचे भी बनेगा तो वहां वो 3 डैश स्थिति से रिएक्शन करेगा। कौन सी स्थिति से रिएक्शन करेगा? 3 डैश। तो बेटा 3 डैश स्थिति से रिएक्शन करेगा तो इसका OH निकलेगा और फिर जो पूरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उससे फॉस्फोरिक अम्ल ऊपर आएगा, वहां से H निकलेगा, तब जल बाहर निकलेगा, है ना। तो एक तो न्यूक्लियोटाइड मैंने ये बना लिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैं नीचे बना रहा हूँ। तो उस न्यूक्लियोटाइड को आपको किस प्रकार से प्रदर्शित करना है तो देखिए, उसको भी मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। नीचे ध्यान से समझें। तो ऐसी रिएक्शन होगी, डायरेक्टली मैं बताऊंगा इसको। OH हमने ये ले लिया, P डबल बॉन्ड O OH और इधर नीचे OH, ठीक है। इसका ये OH रिएक्शन कर गया है पहले से ही। मैं पूरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी वीडियो आपको अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। और यहाँ ये नाइट्रोजन क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ H, यहाँ H OH H OH और यहाँ पर ये H, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश। मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड नीचे बना लिया, दोनों रिएक्शन करेंगे। ध्यान दें, फॉस्फोरिक अम्ल में से यहाँ से क्या जाएगा, ये फॉस्फोरिक अम्ल का पार्ट है ऊपर, ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल तीनों से मिल गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में ये वाला 5वें कार्बन वाला और ऊपर वाला 3 डैश वाला, 3 डैश और 5 डैश देखो दोनों अग्रिया कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से H जाएगा, ऊपर से OH, जल बाहर निकल गया। आपको एग्जाम में इसको डायरेक्टली बनाना है। तो देखो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गया बेटा। अभी मैंने फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की यही तो स्ट्रक्चर बताई थी, है ना। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में P डबल बॉन्ड O होता है, P से एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है ऊपर, P से ऑक्सीजन नीचे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो सकता है OH, ठीक है। और ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ गया। अब क्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये दिख रहा है किसी का वीडियो में OH, अब देखना दिख रहा है। ये OH 3 डैश वाला है, ये भी कंटिन्यूअस अभिक्रिया करेगा। तो ये आगे कंटिन्यूअस अभिक्रिया करेगा तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। ऊपर से क्या करेगा, ये दिख रहा है ऊपर वाला, ऊपर से OH वाला ये कंटिन्यूअस रिएक्शन करेगा तो इसको भी हम छोड़ देते हैं ऐसे। मतलब हमने ये संरचना किसकी बनाई है अब, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से लिंकेज से जुड़ गए बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ गए। और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ गए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल अर्थात DNA RNA बन गया। अब DNA में ध्यान रखना, 2 ऐसी ये कुंडलित है। अभी तो ये तो RNA का है, ये तो RNA की न्यूक्लियोटाइड बनाया है, वो सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। RNA का पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैं DNA का बनाना चाहूं तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हट जाएगा, तो वो DNA का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। DNA द्विकुंडलित होता है, RNA एक कुंडलित होता है। तो ये सारी वीडियो मैंने आपको बताई। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से पढ़िए। जेनेटिक्स में ये टॉपिक आता है, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने न्यूक्लिक अम्ल को केमिस्ट्री के पर्पज से पूरा बताया। शायद ये बोर्ड क्लासेस में इतना ही है। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स भेजिए, आपको कैसा लगा ये भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है।